हाय एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग फिज़िक्स का पहला लेसन गति में हम लोगों ने कुछ टॉपिक इससे पहले पढ़ चुके हैं, जैसे गति से संबंधित जो उसके नियम हैं, यह सब टॉपिक क्लियर हो चुकी है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे चाल क्या होती है। देखिए चाल क्या होती है, तो कहा गया है किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई वस्तु एकांक समयांतराल का मतलब जिसका सिर्फ 1 यूनिट हो समय, जैसे चाहे 1 घंटे की बात करिए, चाहे 1 सेकंड की बात करिए, चाहे 1 मिनट की बात करिए, यानी 1 मिनट में वह जितने दूरी तय कर लेगा वह उसका एकांक समयांतराल कहलाएगा, या वह 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर लेगा वह भी उसका क्या कहलाएगा, एक एकांक समयांतराल में चली गई दूरी कहलाएगी। यानी उसका यूनिट एक ही होना चाहिए, चाहे वह घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो। वह जितनी दूरी तय कर लेता है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से। और चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर है चाल बराबर चली गई दूरी बटा समयांतराल, और जिसे दूरी को हम लोग स्मॉल s से व्यक्त करते हैं, समय अंतराल को इससे व्यक्त करते हैं स्मॉल t से। और दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं किसी विशेष स्थिति की जब बात किया जाए कि जब कोई वस्तु गति कर रहा है, उस समय अगर उसकी चाल निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। कहा गया है कि माना कोई वस्तु एक ही दिशा में क्या है, गतिमान है। कोई वस्तु एक ही दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब हमको उसकी चाल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। कहेंगे इसकी चाल t1 व t2 समय पर, यानी t1 व t2 समय पर मतलब पहले जो समय हम गणना करेंगे वह t1 होगा और लास्ट में जो हम समय की गणना करेंगे उसको हम क्या मानेंगे, t2। पर प्रारंभिक बिंदु से दूरियां क्रमशः s1 व s2 हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई यह वस्तु है, ऐसे सीधे वह गति कर रही है। अब हमको यह देखना है कि मान लीजिए यहाँ पर जब है तो वहाँ पर उसका समय क्या है, t1 है। यहाँ से या कुछ दूरी तय करने के बाद क्या आ जाती है, t2 आ जाता है। यानी s1 पर इसका चली गई दूरी कितना थी, s2, और यहाँ पर क्या था, s2, यानी s1 और s2। अब इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, समय का अंतर निकाल कर रख देंगे। तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1, यानी यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितना है, और s1 यानी यहाँ से जब चलता हुआ यहाँ पर आया, इस बिंदु पर यहाँ तक चली गई दूरी कितनी थी और इस बिंदु पर चली गई दूरी कितनी थी। दोनों को हम घटा देंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का क्या मिल जाएगा, अंतर। और यहाँ पर t2 में से जब t1 घटा देंगे दोनों के बीच का हमको क्या मिल जाएगा, समय अंतराल। और दोनों की जब अंतर को, यानी अल्प अंतर, यानी बहुत तनिक मात्र जब अंतर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा। यानी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आंशिक यानी बहुत अल्प अंतर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा। तो हम s2 माइनस s, यहाँ पे s2 माइनस s1 होगा। तो s2 माइनस s1 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा s, और समय t2 माइनस t1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा t। अब डेल्टा से यह अंश पर निकलता है कि इनके बीच बहुत ही अल्प यानी बहुत ही तनिक मात्र अंतर है। अच्छा, यह हो गया। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, यह हम के s पद्धति में होता है। और जब मात्रक की बात करें CGS पद्धति में तो क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आइए और समझ लिया जाए कि चाल, जैसे कोई कह दिया, कहीं पे आप लोग लिखे हुए देखे होंगे, लिखा रहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या तात्पर्य है कि 1 घंटा में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। यानी देखिए एक आयान है, यानी एकांक समय में जो चली गई दूरी है वही इसको क्या कहलाता है, चाल कहलाती है। यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसलिए वो उसका चाल क्या कहलाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा। यह भी लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई वस्तु
1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है तो यह वस्तु की क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। यानी वह एक वस्तु 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। यह समय के ऊपर डिपेंड करता है कि यह समय सेकंड है कि घंटा है कि मिनट है या कोई और भी मात्रक हो सकता है समय का। तो यानी वह उसका यूनिट एक ही होना चाहिए और उस यूनिट में जितनी भी चली गई दूरियां होंगी, उस एक यूनिट के समय में जितनी भी चली गई दूरियां होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे कि चाल के प्रकार क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे चाल के प्रकार। तो जो चाल आपने भी पढ़ा है तो उस चाल के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। तो चाल के कितने प्रकार होते हैं? विभिन्न प्रकार, जिसमें से हम कुछ प्रकार इसमें पढ़ेंगे। पहला जो दिया गया है एक समान चाल। अब हम देखेंगे कि एक समान चाल क्या होता है। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई यह एक वस्तु है जो इसी समय इसी दिशा में एक समान चाल से गति कर रही है। एक ही चाल उसकी क्या है? समान है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ देखें तो पहले सेकंड में अगर जो चाल उसकी मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम जब दूसरे सेकंड देख रहे हैं तब भी उसकी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी उसकी चाल हम दूसरे सेकंड भी देख रहे हैं उतनी है, तीसरे सेकंड भी, या यूँ कह लीजिए यहाँ घंटा की बात की जा रही तो हम पहले घंटे जब देखें उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर दूसरे घंटे बाद भी हम देख रहे हैं उसकी चाल है 5 ही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तीसरे घंटे भी देख रहे हैं तो 5 ही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल जो है आगे बढ़ रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि पहले घंटे भी 5 थी, दूसरे घंटे भी 5 थी, तीसरे घंटे भी 5 थे, तो इससे यह कह सकते हैं कि जो इसकी चाल है वह एक समान है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। अब आज ये असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई यह वस्तु चल रही है, मान लीजिए पहले घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 1 घंटा यहाँ से समय यहाँ तक लिया और यह दूरी उसने तय की 20 किलोमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ तक यह भी 1 ही घंटा का समय है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसने दूरी कितना तय की? 15 किलोमीटर। अब तीसरे घंटे की बात जब करेंगे, यहाँ से मान लो चल रही है 25, यह भी यहाँ भी 1 घंटा का समय इसने लिया है, यहाँ भी 1 घंटा का समय इसने लिया है। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटे में इसने 15 किलोमीटर दूरी चला, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 घंटे का समय इसने यहाँ दूरी कितना चली? 25। अब देख रहे हैं कि समय तो 1 घंटा ही है, लेकिन दूरियाँ क्या हो जा रही हैं? अलग अलग। यहाँ 20 चले, यहाँ 15, यहाँ 25, यानी इसकी चाल असमान नहीं है। असमान है मतलब कि इसकी चाल बार बार क्या हो जा रही है? बदल जा रही है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे? असमान चाल। अगर यहीं पर इसकी चाल, अगर यह भी 20 किलोमीटर होता और यह भी कितना होता है? 20 किलोमीटर। पहले घंटे में भी 20 किलोमीटर चला इसने, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर चला और तीसरे घंटे में भी इसने क्या चला है? 20 किलोमीटर चला है और एक क्रम आगे बढ़ता चला गया। तो इसमें देख रहे हैं कि इसकी चाल क्या है? समान है। और जब इससे पहले जो हमने देखा था, जब यहाँ पर मान 15 था और यहाँ पे कितना था? 25, तो दूरी जो चली गई थी वह असमान थी। इससे हम कहेंगे जो समान रहेगा, दूरी अगर समान रहेगी समान समय में, तो क्या कहेंगे? एक समान चाल है। और अगर दूरियां अलग अलग होंगी तो हम क्या कहेंगे? असमान चाल है। अब उसके बाद आती है औसत चाल। कि औसत चाल क्या होता है? तो हम कहेंगे औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा समय, और कुल दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
जैसे औसत चाल बराबर क्या कहा गया, कुल दूरी यानी कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय करने में लगा समय। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसी एग्जाम्पल के रूप में कि यहाँ से यहाँ तक इसने 20 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक इसने 20 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक इसने 20 किलोमीटर चला, तो कुल दूरी 20 20 40 20 कितना हो गई 60। कुल दूरी तो 60 हो गई बटा कुल समय कितना 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा, इससे हम डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर इससे पहले अब यहाँ पर हमने कितना लिया था 15 लिया गया था और यहाँ पर कितना था 25 था, तो पहले घंटे में इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे घंटे में इसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे घंटे में इसने 25। तो यहाँ पे चाल तो असमान है, लेकिन जब इसकी औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी को जोड़ दीजिए 20 15 35 और 35 और उसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 और 60 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 घंटे में कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल की जब बात करेंगे जो औसत चाल होगी वह कितना होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल में हम क्या करते हैं जितनी भी दूरियां दी जाती हैं सभी दूरियों को जोड़कर और बटे कुल समय कर देते हैं, और जो आता है मान सॉल्व करने के बाद वही क्या कहलाता है औसत चाल कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ताक्षणिक चाल क्या होता है। कहा गया किसी विशेष समय पर गतिशील वस्तु की चाल को उसकी ताक्षणिक चाल कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है, उसके किसी एक सेकंड की बात किया जाए, किसी भी समय, मान लीजिए किसी भी समय की बात किया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है किसी माना किसी वस्तु का किसी क्षण टी पर किसी गतिशील वस्तु द्वारा अति अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में तय की गई दूरी डेल्टा एस हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु चल रही है, अब किसी विशेष सेकंड, जैसे मान लीजिए हम कह दें 10वें सेकंड में, अब 10वें सेकंड में उसकी चाल क्या थी, या भी हम यह भी कह सकते हैं 15वें सेकंड में उसकी चाल क्या थी। यह जब विशेष स्थिति निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जिस समय की बात करेगा वो हो जाएगा उसका जो चाल बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है दूरी बटा समय। उस सेकंड में जितना वह दूरी तय करेगा बटे उसमें जो लिया गया क्या रहेगा समय, उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे ताक्षणिक चाल कहेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं वेग के ऊपर कि वेग क्या होता है। अब हम देखेंगे वेग क्या होता है, तो कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। कोई वस्तु है जो निश्चित समयांतराल में, जो किसी एकांक समयांतराल में एक निश्चित दिशा में दूरी तय करे। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं उसका वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से भी क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए चाल और दूरी की अगर चाल और वेग का डिफिनेशन अगर आप देखेंगे परिभाषा, तो एक ही वर्ड का डिफरेंट मिलेगा आपको कि इसमें कहा गया एक निश्चित दिशा में। चाल में ऐसा नहीं कहा गया होगा, किसी दिशा की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि चाल एक अदिश राशि है और जो आपका यह वेग है वह एक सदिश राशि है। सदिश में दिशा का ध्यान रखा जाता है और अदिश में जो अदिश राशि जैसे चाल होगी उसमें दिशा ज्ञात नहीं होती है। तो यहाँ पे जब देखा जा रहा है कि वेग जो है इसमें दिशा की बात कही जा रही है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है जो इस दिशा में, मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। किस दिशा की ओर गति कर रही है? पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। क्योंकि इसकी दिशा देखिए अब हमको पता है कि किस दिशा में जा रही है, पूर्व की ओर। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको मान लीजिए कि 1 घंटे का समय लगा। कितने का समय लगा? 1 घंटे का। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना दूरी वह तय कर लेगी वो इसका क्या कहलाएगा? वेग। मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटा ना का हम क्या कह दें? टी कह दें। क्या कह दें? टी। कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? टी। और यहाँ से यहाँ तक तय करने में इसने कितनी दूरी तय की है? स्मॉल यस। अब यहाँ पे विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी क्या एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विस्थापन। यहाँ विस्थापित हो रही है वस्तु, ए यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से कहाँ तक? बी।
ए से बी तक जाने में कितना समय लगा टी, और चली गई दूरी कितनी है, जो उसका विस्थापन है वह कितना है, यस है, स्मॉल यस। तो हम कहेंगे वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में कितनी चली गई दूरी है, स्मॉल यस, और लिया गया समय कितना है टी। तो हम कहेंगे कि वेग बराबर क्या हो जाएगा, यस बटा टी, यानी विस्थापन बटा समयांतराल। और आप लोग देख रहे होंगे यह जो v बना के इसके ऊपर ऐसे तीर दर्शाया गया है, यह व्यक्त करता है जो सदिश राशि होती है उनके ऊपर इस प्रकार का तीर लगाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। सदिश, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, या जो जिसके ऊपर आप इस प्रकार से तीर बना देंगे वह राशि सदिश राशि कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए यस, यस जो आपका यहाँ पे विस्थापन है, इस हम विस्थापन इसके ऊपर यस तीर बनाएंगे, लेकिन टी आप देख रहे होंगे टी के ऊपर तीर नहीं बनाई गई, इसका मतलब टी क्या है, अदिश राशि है। हम लोग सदिश राशियाँ जब भी लिखते हैं उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, तीर लगाते हैं। जो तीर का निशान होता है किसको व्यक्त करता है, वेक्टर को व्यक्त करता है, सदिश राशि को व्यक्त करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ए से बी तक जाने में, यानी यूँ कह सकते हैं कि 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में, जो भी कह लीजिए आप, या 1 घंटे में या 1 मिनट या 1 सेकंड में ए से बी तक जाने में जो भी उसकी दूरी तय करेगा, जो भी उसका विस्थापन होगा, उसी के अनुपात को, बटा मतलब होता है अनुपात, यानी दूरी और विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हमें समय का भी ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रही है। अगर आपको समय का ज्ञान है, समय किस दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो वह क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। अगर समय ज्ञात नहीं है तो क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप जान गए कि वेग क्या होता है। जिस प्रकार से चाल के भी प्रकार थे, अब उस तरह से हम देखेंगे कि वेग के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे वेग के प्रकार की। अब हमने वेग देख चुके हैं कि वेग क्या होता है। अब हम यह देखेंगे चाल की तरह वेग के भी प्रकार होते हैं। तो वेग के कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे कि वेग के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला आता है एक समान वेग। जैसे आपने एक समान चाल पढ़ा था, वैसे ही आप इसमें क्या पढ़ेंगे, एक समान वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, देखिए इसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है, उसमें दिशा ज्ञात नहीं थी। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। कोई वस्तु है जो एक निश्चित दिशा में, जैसे उसमें आपको बताया गया था चाल में सेम कंडीशन, बस इसमें दिशा पता होना चाहिए कि यह वस्तु किस दिशा में गति कर रही है। चलिए समझा जाए। मान लीजिए कोई यह एक वस्तु है, यह कोई वस्तु है जो यह दिशा पूर्व की तरफ गति कर रही है। देखिए इसका दिशा का पता है, यह पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। अच्छा, जब यह पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है, मानते हैं कि यहाँ से यह ए है, तो यह बी है और यह सी। हम 3 स्थिति ले लेते हैं। ए से बी के बीच मान लीजिए हमने समय ले लिया 1 घंटा, बी से सी के बीच भी क्या हो, 1 घंटा का समय हो। देखिए अब ए से बी तक जाने में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी से सी तक जाने में कितनी दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देख रहे हैं कि दोनों ए से बी 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, बी से सी वह 1 घंटे में फिर 20 किलोमीटर जा रहा है। और किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में जा रहा है, पूर्व। अगर पूर्व नहीं होगा तो यह आपका एक समान चाल कहलाएगा। अगर आपको पूर्व दिशा ज्ञात हो जाएगी कि वह किस दिशा में जा रहा है, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे, दक्षिण, कुछ भी कह लीजिए, दिशा अगर आपको पता है तो आप इसको वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका वेग क्या है, समान है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक समान वेग है। अब बात आती है असमान वेग की, कि असमान वेग क्या होगा। तो आप यहाँ भी कह सकते हैं ए से बी तक जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 किलोमीटर जाता है। बी से सी वह मान लीजिए उसकी गति बदल जाती है, मान लीजिए वह इसमें दूरी तय करता है कितना, 15 किलोमीटर। तब देख रहे हैं
कि ए से बी तक तो वह 20 गया, लेकिन बी से सी समय तो 1 ही घंटा ले रहा है, लेकिन वह कितना गया 15 किलोमीटर गया। तो दूरी बदल गई कि नहीं बदल गई? जब दूरी बदल गई तो हम क्या कहेंगे, यह एक समान असमान वेग है। यह जो है एक असमान वेग है। क्यों? क्योंकि यह जब ए से बी यानी ए से बी, बी से सी, और ये जो वस्तु चल रही है किस दिशा में चल रही है? पूर्व दिशा में चल रही है। और इसमें ए से बी तक वह 20 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है, और 1 ही घंटे में वह 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोनों देखें तो दोनों समय तो समान है, लेकिन एक में 20 किलोमीटर चला है, दूसरे में 15 किलोमीटर चला है। दोनों में दूरियां देखिए डिफरेंट आ गई। तो दोनों में दूरियां डिफरेंट आ गई, जिससे हम क्या कहेंगे, यह एक असमान वेग है। वेग क्यों कहेंगे? क्योंकि यह वस्तु पूर्व दिशा में गति कर रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। एक और इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई एक वृत्ताकार, मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है, इस पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो यहाँ से जब वस्तु गति कर रही है, देखिए इसकी दिशा यही होनी चाहिए। अब इसकी दिशा ऊपर की तरफ चली गई, अब फिर यह गति करते हुए जब आगे बढ़ी तो देखिए यहाँ पर आने बाद इसकी दिशा यह हो गई, फिर यह गति करते हुए इसकी दिशा देखिए कहाँ गई, नीचे की तरफ हो गई। जब कोई पिंड जैसे यहाँ से गति करना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसने समय लिया, मान लीजिए डेल्टा एस दूरी उसने तय किया, और इसमें समय कितना लिया उसने, डेल्टा टी समय लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अब देखिए इसकी दिशा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। और कुछ देर बाद जब हम देख रहे हैं दूसरे सेकंड में, तो अब देखिए पिंड गति करते हुए यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए इसकी दिशा ऊपर की तरफ थी, और यहाँ पे इसकी दिशा किस तरफ आ गई, पश्चिम की तरफ आ गई, जिसके वजह से फिर यहाँ से आगे जब बढ़ा तो इसकी दिशा कहाँ चली गई, नीचे की तरफ चली गई। जब कोई पिंड आप अगर किसी भी पिंड को अगर आप वृत्ताकार पथ पर गति करवाएंगे तो उसकी दिशा निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। अब जब दिशा बदलेगी तो वह क्या कहलाएगा, असमान। जैसे क्या कहा गया है, यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करे, देखिए इसमें भी समान समय में समान दूरियां तय कर रहा है पिंड, परंतु उसकी दिशा परिवर्तित होती है। उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित होने वाली उसकी दिशा क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। उसकी दिशा भी बदल जाए, इसलिए हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। देखिए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय कर रहा है, भी ठीक है। यहाँ से भी यहाँ तक डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करेगा, वो भी ठीक है। यहाँ से यहाँ समय में डेल्टा टी में डेल्टा एस दूरी तय करेगा। समय दूरियाँ भी समान हैं, लेकिन इसमें देखिए जो दिशा इसकी जा रही है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखिए ऐसे यार इसको ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन क्या हो, कुछ समय बाद ये देख रहे हैं कि इस समय इस दिशा में आ जाए इसकी गति, फिर ये नीचे की तरह, फिर यह इस तरह की गति करने लगेगा। यानी इसकी दिशा हमेशा कंटिन्यू क्या हो जा रही है, बदल जा रही है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, यह एक असमान गति है। ठीक है। अब हम बात करते हैं औसत वेग की, कि औसत वेग क्या होता है। जब हम बात करेंगे औसत वेग का, तो देखिए क्या कहा गया है, जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग, जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ निरंतर बदलता है। समय के साथ निरंतर क्या होता है, बदलता है। जैसे किस में बदल रहा था, असमान वेग में, उसका दिशा क्या होती है, निरंतर बदल जाती थी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं, अब इसका दिशा तो इसका जो वेग निरंतर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो वस्तु का कुल जो विस्थापन होगा, वस्तु का जो कुल क्या होगा, विस्थापन होगा, और समय अंतराल, जो वस्तु विस्थापित होगा वह कुछ न कुछ समय लेगा नहीं, तो उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। फिर से एक बार समझ लिया जाए कि जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो, बदलता रहे। समय के साथ वेग बदलने का मतलब समझ रहे हैं नहीं, यहाँ पे देखिए असमान वेग, इसका वेग क्या है, निरंतर बदल जा रहा है। बदलने का रीजन क्या है कि समय, इसका जो दिशा वो बदल जा रही है, इसलिए असमान वेग है। उसी तरह से यह औसत वेग में जो यह कहा गया है निरंतर वेग बदलने का मतलब क्या हो गया कि उसकी दिशा बदल जा रही है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे। ठीक है ना, बदलने के साथ साथ, और दूसरी चीज़ इसका जो आंकिक मान है वो भी बदल जाएगा। असमान वेग में यह जो निरंतर वेग कहा गया है, जिसे यहाँ पे आंकिक मान बदल रहा था कि नहीं, इसके आंकिक मान में भी परिवर्तन होगा। तो उसके साथ समय के यानी कुल विस्थापन और समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का अगर हमको औसत वेग निकालना तो मानेंगे वो t1 समय पर उस वस्तु की स्थिति कितना थी, x1। स्थिति का मतलब उस समय उसका वेग कितना था, x1 था, परंतु x2 समय के बाद उसका वेग कितना हो जाता है, x2 हो जाता है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समयांतराल। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन ज्ञात करने के लिए देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु विस्थापित हो गई तो यहाँ पे उसका x1 था और यहाँ पे कितना हो गया, x2। इसके बीच का अंतर निकालेंगे, दूरी निकालने के लिए हम लोग x2 में से x1 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x2 में से x1 घटा देंगे। सेम कंडीशन टाइम का भी होगा, यहाँ पे टाइम t1 होगा, यहाँ पे टाइम कितना होगा, t2 में से हम t1 घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, समयांतराल। और यहाँ पे डेल्टा क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि डेल्टा जो लगता है अति सूक्ष्म अंतराल के लिए लगता है। तो यहाँ पे जो अति सूक्ष्म, यह किसको व्यक्त कर रहा है, डेल्टा अति सूक्ष्म अंतराल को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि औसत वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समयांतराल। जो विस्थापन क्या होगा, x2 माइनस x1 बटा समयांतराल क्या होगा, t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t लिख सकते हैं। अब बात आती है तात्क्षणिक वेग की। तो इसमें कहा गया किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग, किसी निश्चित क्षण पर वेग उसका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे हमने बताया था कि कोई पिंड गति कर रहा है, अचानक कहीं भी किसी भी क्षण, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि t6 यानी 6वें सेकंड उसका वेग कितना था, तो यह जो होता है किसी विशेष स्थिति में, तो उसके किसी भी समय या किसी भी क्षण जो उसका वेग होता है उसका क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका वेग और वेग के प्रकार हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि वेग और चाल में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे चाल तथा वेग में अंतर। तो चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। तो चाल में देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, देखिए इसमें सिर्फ क्या कहा गया है, तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, लेकिन इसमें किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। इसमें दिशा दिखे दे दिया गया है, अब वही इसमें चाल कहा गया है। दूसरा टॉपिक है कि यह एक अदिश राशि है, लेकिन वेग कैसा एक है, सदिश राशि है। इसमें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, उसमें क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। चाल जो होती है आपकी धनात्मक या शून्य हो सकती है, परंतु जब वेग की बात आएगी तो वेग शून्य दिशा के अनुसार धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक होगा एवं शून्य भी हो सकता है। वेग आपका दिशा के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपने चाल और दूरी इसमें आपने चाल तथा वेग को देखा कि उसका परिभाषा तथा उसके प्रकार व उनके सूत्र भी आपने देखा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।